Hello 8th class students, hope all of you are fine at your home. Students, today I am going to start our new chapter, expansion of the British power in India. And in this chapter, students, you learned how the Britishers expand their power in India after the Battle of Plassey and Battle of Buxar, and which type of strategies they adopt to expand their power. Firstly, you know it now that in the 17th century, when the East India Company came to India, their purpose was only the trade. मीन जो कंपनी जब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो इसका मेन पर्पस क्या था, ट्रेड का. एंड दे एस्टेब्लिश देयर हेडक्वार्टर्स, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर सेटअप किए मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में. बट in the second half of the 18th century, they established the rule in the Bengal. तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में इन्होंने अपना जो रूल था वो बंगाल में सेटअप किया. एंड व्हेन द विक्ट्री दे गॉट इन द बैटल ऑफ प्लासी, अब देखो जब इनको बैटल ऑफ प्लासी 1757 में इनको विक्ट्री मिली ब्रिटिशर्स को, सो दे मर्ज्ड एज ए पावर कंपीटिंग. तो ये कंपटीशन दे रहे थे टू फिल द पावर वैक्यूम क्रिएटेड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर का देखो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो एक पावर वैक्यूम जो एक खाली पड़ा था कि कौन सबसे पहले, आपको पता है जो अभी 1757 से पहले जो मुगल एम्पायर जो मुगल थे, देवर मोर पावरफुल इन इंडिया. बट अब इसके बाद जो ब्रिटिशर्स आ गए हैं, जो पावर जो मुगल एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट हो चुका था, तो अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे दे गिवन द कंपटीशन टू द अदर फोर्सेस ऑफ इंडिया. और कुछ एक अदर फोर्सेस कौन से थे यहाँ पर इंडिया में एट द टाइम, दे वर द मराठास, 6 स्टेट्स ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर. तो ये जो थे पोलिटिकल फोर्सेस जो थे ये कुछ एक उस टाइम पर पावरफुल थी और जो कम्पिटिट करी थे ब्रिटिशर्स को. But through their tact, diplomacy and conquest, the British were able to eliminate these powers and bring their areas under its control. But अपनी देखो टैक्ट में जो इनके पास एक स्किल थी to deal with others. Diplomacy means managing international affairs की दूसरी कंट्रीज के साथ या दूसरे जो किंग्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है. और कंकेस्ट मीन्स यूजिंग द मिलिट्री फोर्स. इन्होंने इन सभी जो इनके जो कंपिटिटर्स थे उन सभी को एलिमिनेट कर दिया एंड ब्रॉड देयर एरियाज अंडर देयर कंट्रोल, और उनका एरिया भी इनके कंट्रोल में आ गया था. सो मोड ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन, तो ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी बेटा देखो स्ट्रेटजी कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया. देयर वर 3 मेनली पॉलिसीज आर गिवन. सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, देन डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑन वेरियस प्रीटेक्स्ट. प्रीटेक्स्ट होता है मीन्स रॉन्ग रीजन गिवन इन द जस्टिफिकेशन. जब आप किसी चीज की जस्टिफिकेशन देते हो कि हमने इस बेसिस पर एक एरिया को अक्वायर्ड किया है, बट वो जो आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हो, जो रीजन दे रहे हो वो रॉन्ग है, दैट इज कॉल्ड द प्रीटेस्ट. तो ये सब्सिडी अलायंस बेटा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वेल्सली एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑन वेरियस प्रीटेक्स्ट. So first of all, subsidy alliance. The treaty of subsidiary और subsidy alliance was crafted by Lord Wellesley. तो यहाँ पे आपको लॉर्ड वेल्सली की ये पिक्चर गिवन है. He was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईयर 1798 टू 1805 तक. तो ये एक गवर्नर जनरल थे इंडिया के. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, अब देखो इस ट्रीटी में क्या था कि एनी इंडियन रूलर कुड सीक ब्रिटिश हेल्प. कोई भी इंडियन रूलर ब्रिटिशर्स की हेल्प ले सकता है अगेंस्ट एक्सटर्नल और इंटरनल अटैक. कोई भी मीन्स अगर किसी इंडियन रूलर को लगता है कि उसको इंटरनली की रिवोल्ट का खतरा है, इंटरनली लोग जो हैं उसके अगेंस्ट विद्रोह कर देंगे, या फिर एक्सटर्नली मीन्स कोई और किंग जो है वो उसको अटैक कर सकता है, तो इन दैट केस वो ब्रिटिशर्स से हेल्प ले सकता है. एंड द ब्रिटिशर्स वुड प्रोटेक्ट द रूलर इन रिटर्न ऑफ सर्टेन कंडीशंस. और ब्रिटिशर्स जो है उस रूलर को प्रोटेक्ट करेंगे, बट उनकी कुछ कंडीशंस थी. तो कंडीशंस क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रिटिश वुड परमानेंटली स्टेशन ट्रूप्स इन द टेरिटरी ऑफ द सब्सिडी स्टेट. अब ये था क्या, अब यहाँ पर ये था कि जो ट्रूप्स हैं मीन जो ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स हैं वो परमानेंटली उस स्टेट में रहेंगे. जो स्टेट देखो इस सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करेगी, इस सब्सिडी अलायंस के अंडर ब्रिटिशर्स से वो एक समझौता करेगी, तो वो स्टेट कहलाएगी सब्सिडरी स्टेट. और उस स्टेट को ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स को परमानेंटली अपने स्टेट में रखना पड़ेगा. द इंडियन रूलर हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप. अब जो ये ट्रूप्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होगा उनकी मेंटेनेंस के ऊपर वो कौन पे करेगा? वो इंडियन रूलर पे करेगा. एट टाइम्स इन ल्यू ऑफ पेमेंट, अगर वो पेमेंट नहीं कर सकता है इन सोल्जर्स की, अ पोर्शन ऑफ द रूलर्स टेरिटरी वाज सीडेड टू द ब्रिटिश. तो एक रूलर का जो टेरिटरी का एक पार्ट है
वो ब्रिटिशर्स को चला जाएगा अगर वो इनकी मेंटेनेंस का खर्चा नहीं दे पा रहा है तो। ओके, नेक्स्ट इज अ ब्रिटिश रेजिडेंट। ए ब्रिटिश रेजिडेंट मीन्स एक ब्रिटिश जो ऑफिसर होगा वॉज केप्ट इन द कोर्ट ऑफ द इंडियन किंग। वो इंडियन किंग के कोर्ट में ही स्टे करेगा, हर टाइम इंडियन किंग के कोर्ट में रहेगा। एंड द रूलर हैड टू पे एन एनुअल अमाउंट टुवार्ड्स द कॉस्ट ऑफ द रेजिडेंट। और जो रेजिडेंट के लिए देखो जो उसकी सैलरी है, जो एक एनुअली जो उसकी सैलरी होगी वो इंडियन किंग ही पे करेगा। द इंडिया रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन फॉर हिज सर्विस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश। मीन्स ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना इंडिया जो रूलर होगा वो किसी और यूरोपियन को, मीन्स जैसे कोई फ्रेंच है या फिर कोई पोर्चुगीज है, किसी और को अपनी सर्विसेज में नहीं रख सकता है। ठीक है, बट उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर से परमिशन लेनी पड़ेगी। द इंडियन रूलर आल्सो कुड नॉट नेगोशिएट और फॉर्म एन अलायंस विद एनी अदर इंडियन रूलर विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की कंसल्टेशन के बिना तो वो किसी भी और इंडियन रूलर से, जो इंडियन रूलर ने देखो सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया है, वो इंडियन रूलर किसी अदर इंडियन रूलर से ना तो कोई नेगोशिएट करेगा, ना तो कोई समझौता करेगा, ना ही उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डील साइन करेगा। ओके, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, गवर्नर जनरल से कंसल्ट करना पड़ेगा। दस अंडर द सब्सिडी अलायंस द रूलर्स ऑफ प्रिंसी स्टेट्स कुड रिमेन इंडिपेंडेंट इन इंटरनल मैटर्स। तो देखो जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा सब्सिडी अलायंस को, मीन्स इंटरनल मैटर्स तो होगा वो जो किंग होगा, जो रूलर होगा उस स्टेट का, उसके हैंड में होगा, बट हैड टू एक्नॉलेज ब्रिटिश पैरामाउंट से इन एक्सटर्नल मैटर्स। बट उसको ब्रिटिशर्स को ही, उनके डिसीजन को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल मैटर्स में। तो बेटा काफ़ी स्टेट्स थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, फोर्स एक्चुअली में इन्होंने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट नहीं किया था, फोर्सफुली दे एक्सेप्टेड द सब्सिडी अलायंस, लाइक हैदराबाद इन 1798, तंजौर 1799, अवध 1801। भोंसले ने, जो एक मराठा की फैमिली से थे, भोंसले एंड ग्वालियर, इन्होंने एक्सेप्ट किया 1803 में, ग्वालियर ने 1804 में, इंदौर 1817, उदयपुर, जोधपुर एंड जयपुर इन द ईयर 1818 came under British rule through the subsidy alliance system. And finally, the Peshwas of the Maratha Empire, जो पेशवाज ने इसको साइन किया, मराठा जो एम्पायर से बिलोंग करते थे पेशवा, साइन द सब्सिडी ट्रीटी इन 1802 आफ्टर सीरीज ऑफ द एंग्लो मराठा वार्स। तो एंग्लो मराठा वार बेटा मैं आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो एंग्लो मराठा वार जब हुई तो 1802 में फाइनली पेशवाज ने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। कंसिक्वेंसेस क्या थे, अब देखो सब्सिडी अलायंस के इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे इंडियंस के लिए और एडवांटेजेस थे ऑब्वियसली फॉर द ब्रिटिशर्स। तो फॉर द इंडियन रूलर्स व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस फॉर देम? फर्स्ट ऑफ ऑल द साइनिंग ऑफ द सब्सिडी अलायंस मेट गिविंग अप द इंडिपेंडेंस। अब इसका मीनिंग क्या था, अगर आप सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, साइन कर रहे हो, आप अपनी इंडिपेंडेंस को दे रहे हो। ठीक है, द इंडियन रूलर्स वर्चुअली लॉस्ट ऑल सॉवरेनिटी इन एक्सटर्नल मैटर्स। तो जो उनकी देखो एक्सटर्नल मैटर्स में कोई भी उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो लॉस्ट कर चुके थे। दे बिकम इंक्रीजिंगली सबसर्वियंट मीन्स सबॉर्डिनेट, मीन्स वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश जो रेजिडेंट था, जो कोर्ट में रह रहा था, उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस था। जो भी एवरीडे अफेयर, जो भी डेली की रूटीन के अफेयर्स होते थे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्रिटिश रेजिडेंट क्या करता था, उसमें इंटरफेरेंस करता था। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रिटिश ट्रूप, जो ब्रिटिश ट्रूप है उसकी मेंटेनेंस का खर्चा जो है और पेमेंट जो थी ऑफ द सब्सिडीज लेड टू ए हैवी ड्रेन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। इससे जो है रिसोर्सेज जो थे स्टेट के वो ड्रेन आउट हो रहे थे, वो बाहर जा रहे थे स्टेट से। द सब्सिडी अलायंस सिस्टम गेव ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द इंडियन रूलर्स। अब ये कुछ भी नहीं था, एक झूठी कहते हैं तसल्ली थी उनको कि हमें प्रोटेक्शन मिल रही है ब्रिटिशर्स से, बट प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स द इंडियन रूलर्स निगलेक्टेड वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब उन्होंने अपने ही लोगों को, जो उनके अंडर जो सिटीजन्स थे, उनको देखना बंद कर दिया, उनके वेलफेयर को के लिए वो कंसिडर नहीं थे। दे नो लॉन्गर फियर्ड रिबेलियंस बाय द पीपल हु सफर्ड अंडर देयर रूल। और उसके बाद अब उनको ये भी पता था कि अगर हम लोगों के वेलफेयर को नहीं भी देखते हैं तो भी लोग हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प के लिए वहां पर आर्मी पहले से उनकी हेल्प के लिए उनकी प्रोवाइडेड थी। Since the alliance put strain on the state treasury and resources, the administration of the state suffered। तो इससे जो देखो अब स्टेट का ट्रेजरी नहीं है, मनी ड्रेन आउट हो रही है, तो इससे क्या हुआ अल्टीमेटली, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट सफर। एडमिनिस्ट्रेशन में करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है जब रूलर के पास। सो द ब्रिटिश देन यूज्ड मिस गवर्नर्स एज ए प्रिटेक्स्ट टू नेक्स्ट देयर किंगडम। सो ब्रिटिश ने
ऐसे किंगडम्स को अनेक्स करने के लिए मिस गवर्नेंस को यूज़ किया कि आप जो है इनकैपेबल हो, आप अच्छे वे से अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे वे से नहीं कर रहे हो, तो मिस गवर्नर के प्रीटेक्स्ट पर उन्होंने काफ़ी बहुत सारे किंगडम्स को अनेक्स कर लिया। द सब्सिडी अलायंस ऑन द अदर हैंड्स एक्सट्रीमली एडवांटेजेस। अब इसके देखो कुछ एक एडवांटेजेस थे ब्रिटिशर्स के लिए, वो क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल द कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब देखो आर्मी किसकी है? ब्रिटिशर्स की है। कॉस्ट कौन पे कर रहा है? इंडियन रूलर्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दे कुड मेंटेन, अब देखो उन्हीं की आर्मी मेंटेन हो रही है इंडियन स्टेट्स की कॉस्ट के ऊपर। दे आर वेरी मच क्लेवर एक्चुअली। द सिस्टम एनेबल्ड देम टू फाइट वॉर फॉर ऑफ फ्रॉम देयर टेरिटरीज। अब देखो ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। इंग्लैंड से आकर भी यहाँ पर उनको फैसिलिटीज मिल रही थी। जो भी वॉर में पार्टिसिपेट करना है, कोई वॉर है, मराठास के साथ वॉर है, तो वो क्या करेंगे? जिन स्टेट ने उनके साथ सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट किया है, वहाँ से अपनी आर्मी को लेंगे और साथ में उनकी उस किंग की आर्मी को यूज़ करेंगे टू फाइट द वॉर्स। तो यहाँ पर रहकर भी तो उन्होंने जो उनके लिए पॉसिबल हो सका कि इतनी दूर से इंग्लैंड से आकर यहाँ पर वो जो वॉर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The presence of British resident meant that the British could control both internal and external affairs of the subsidy state. अब जो यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट था, इससे क्या था कि ब्रिटिशर्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही अफेयर्स को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, अदरवाइज देखा जाए तो ये कहा गया कि हम एक्सटर्नल देखेंगे, बट जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो कंट्रोल कर रहा था इंटरनल अफेयर्स को भी। द अलायंस आल्सो रिमूव द थ्रेट ऑफ एनी यूरोपियन राइवल्स। अब देखो जो अदर यूरोपियन राइवल्स थे, जो कि फ्रेंच थे या फिर जो पोर्चुगीज थे, उनका भी जो खतरा था वो दूर हो गया। एज दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इंडियन रूलर्स, क्योंकि उनको इंडियन रूलर्स की कोर्ट में रहने की परमिशन ही नहीं है। द ब्रिटिश कुड एट एनी टाइम ओवरथ्रो द रूलर एंड एनेक्स हिज टेरिटरी डिक्लेयरिंग हिम इनएफिशिएंट। अब देखो जैसे हमने कहा कि मिस गवर्नेंस को यूज करके वो किसी भी टाइम किसी भी रूलर को ओवरथ्रो कर सकते थे एंड डिक्लेयर हिम एज अ इनएफिशिएंट। तो these were the advantages of the subsidy alliance to the British. Students, next is the subjugation through military conquest. अब देखो military conquest, military force को यूज करके इन्होंने कुछ एक एरियाज को ऑक्यूपाई किया। तो यहाँ से हमारे सेवरल किंगडम्स आते हैं, लाइक मराठास है, मैसूर है, पंजाब है। All powerful and independent states were brought within the British Empire of India through the various military conquest. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बेटा आज कंक्वेस्ट ऑफ मैसूर की। अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल, यहाँ पर देखो रूलर्स थे लाइक हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। द स्टेट ऑफ मैसूर एमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट थी मैसूर, एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट थी which challenged the authority of the British. So British saw Hyder Ali and Tipu Sultan as a threat to the company's attempt to establish its power in India. अब इनको लगा कि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान की हत्या हुए हम जो है अपनी पावर को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते इंडिया में। सो टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द मैसूर दे fought 4 wars with the मैसूर। तो 4 wars हुई थी बेटा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉज हेल्ड इन द ईयर 1767 to 1769, second 1780 to 1784, third 1790 to 1792, fourth 1799। एंड स्टूडेंट्स वन थिंग मोर, यहाँ पर देखो जो हमारे ही मैसूर को ऑक्युपाई करने जा रहे हैं ये तो इंडियन रूलर्स नहीं, जो मराठास वगैरह थे एंड जो हैदराबाद के रूलर थे उन्होंने इन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था इन वॉर्स में। ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली डाइड। तो सेकेंड एंग्लो जो मैसूर वॉर बेटा जब कंटिन्यू हो रही थी तब 1782 में इसकी डेथ हो गई थी हैदर अली की। देन इनके जो सन थे टीपू सुल्तान, ही वाज सक्सीडेड एंड ही कंटिन्यू द वॉर इन द बैटल ऑफ द श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की जो बैटल हुई 1799 में, टीपू सुल्तान वाज किल्ड वाइल ही वाज डिफेंडिंग हिज कैपिटल। जब अब उसको डिफेंड कर रहे थे अपने कैपिटल को, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी डेथ होगी टीपू सुल्तान की। ही वाज किल्ड एंड द ब्रिटिश emerged victorious. The Mysore kingdom was given to वोडियार डायनेस्टी। जो वोडियार डायनेस्टी जो मीन्स हैदर अली के आने से पहले जो रूलर थे, तो वोडियार डायनेस्टी वहाँ पर फॉर्मर उसके पहले जो रूलर्स थे उन्हीं के एक जो नॉमिनी थे, ठीक है, उनको उन्हीं को वहाँ वो थ्रोन जो है मैसूर का दे दिया गया, बट एंड इवेंचुअली प्लेस्ड अंडर द सब्सिडी अलायंस सिस्टम। और उनको सब्सिडी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया एंड ही एक्सेप्टेड अ सब्सिडी अलायंस सिस्टम विद द ब्रिटिशर्स। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट पार्ट जो आपका सब्जुगेशन ऑफ द मराठा, जो जिसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय ऑल ऑफ यू।